हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज़ गुरु में। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने देखेंगे कि क्या करैक्टरिस्टिक्स है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन की या उसके फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक फ्रांस की क्या करैक्टरिस्टिक्स है। तो वो प्रॉपर तरीके से जानेंगे और आपको सब कुछ समझ में आएगा, बस ध्यान देते रहना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो क्या कि भाई इसके क्या की फीचर है। तो सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इसको स्टेब्लिश कब करा गया। तो इसको 4 अक्टूबर 1958 को फिफ्थ रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन को इनके अंदर क्या करा गया, फॉर्म्ड करा गया, स्टेब्लिश करा गया, बनाया गया, है ना। ये याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट बात, और आपको लिखनी है अपने आंसर में ताकि आपका आंसर अच्छा लगे और अट्रैक्टिव लगे। किसके इंस्पायरेशन से? तो यहाँ के जनरल थे जिनका नाम था डे गोले करके। तो इन भाई साहब के इंस्पिरेशन से इनको फॉर्म किया गया। किसको? इनके कॉन्स्टिट्यूशन को 4 अक्टूबर 1958 को। अब आगे बात करते हैं कि इनके कॉन्स्टिट्यूशन की क्या विशेष बातें हैं। तो सबसे पहली बात तो कि प्रियम्बल है कि इनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह भी एक प्रियम्बल डाला गया जिसमें ना गोल को सेट करा गया, आइडियल्स को सेट करा गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या मेन बातें रहेगी, है ना। और 4 अक्टूबर 1958 को इसको बनाया गया, ये बात होगी। ये इनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? रिटर्न है और कॉन्साइज कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि हमारी तरह कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा लंबा नहीं है। वो तो दुनिया के किसी के कॉन्स्टिट्यूशन का भी, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का इतना लंबा नहीं है, इतना लेंथी नहीं है जितना इंडिया का है। तो सेम इनका रिटर्न है इंडिया की तरह, यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन की तरह, स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह। लेकिन इनका कॉन्स्टिट्यूशन सिंपल सी बात है कैसा भाई, कॉन्साइज है, यानी कि छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत लंबा कॉन्स्टिट्यूशन इनका नहीं है। कैसे सर? इसके अंदर आज के टाइम में 89 आर्टिकल्स है। कितने? 89 आर्टिकल्स, और उनको डिवाइड करा गया 17 चैप्टर्स में। बस आपको इतनी बातें याद रखनी है, ठीक है। ये बात लिखना चाहो तो लिख देना कि पहले इसमें जो सेक्शन 90 से लेके 95 थे वो थे, लेकिन बाद में 2002 के अंदर इनको रिमूव कर दिया गया। तो ये बात लिखना चाहो तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको मेन याद रखनी है कि इसमें 89 आर्टिकल्स है जो 17 चैप्टर्स में डिवाइड है, ठीक है। इसको बनाया कब गया? 4 अक्टूबर 1958 को। किसने इसका इंस्पिरेशन दी बनाने का? तो इनके नाम क्या बताया आप लोगों ने? जनरल डी गोले साहब थे, ना। जो भी प्रोनाउंसिएशन है वो देख लेना आप। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बात कर लेते हैं आगे कि इन्फेंट ऑफ क्राइसिस, यानी कि इनके कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फेंट ऑफ क्राइसिस या बेबी ऑफ क्राइसिस भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? तो कहा जाता है कि 1958 में जब इनका कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था, उस टाइम फ्रांस के अंदर सिविल वॉर चल रहा था, इनस्टेबिलिटी थी, मिलिट्री रिवोल्ट चल रहा था, तो पॉलिटिकल अनरेस्ट की कंडीशन बनी हुई थी। तो इन्होंने उस कंडीशन के सिचुएशन को सोल्व करने के लिए प्रेसिडेंट को ज्यादा पावरफुल बनाया, इसीलिए इस टर्म को यूज करा गया, बेबी ऑफ क्राइसिस या इन्फेंट ऑफ क्राइसिस, ठीक है, याद रखना। आगे बात करते हैं स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इनका कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रिक्ट है, यानी कि आसानी से चेंज नहीं हो सकता। इतना आसान नहीं है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना, चेंज करना। कैसे? तो जानते हैं सबसे पहली बात तो क्या कि अमेंडमेंट बिल है वो कहते हैं रेफरेंडम के लिए रखा जाता है। पहली बात तो क्या, अमेंडमेंट लाने के लिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के लिए बिल रेफरेंडम का रखने का मतलब है जनता से वोटिंग करवाई जाएगी। रेफरेंडम जहां पर भी वर्ड हो उसका मतलब समझ लेना कि वोटिंग की बात करी जा रही है जनता से। इफ द पब्लिक सपोर्ट द मोशन बाय इट्स मेजोरिटी देन द कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेड। तो कहते हैं अगर पब्लिक ने इसको मेजोरिटी में सपोर्ट करा तो पास हो जाएगा। अगर मेजोरिटी ऑफ पीपल ने सपोर्ट इसको नहीं करा तो पास नहीं होगा, यानी कि अमेंडमेंट नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, थोड़े से कीवर्ड पे ध्यान देना। जैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के लिए चेंज वर्ड नहीं लिखना, अमेंड लिखना है। ये पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी है, तो जो टर्मिनोलॉजी किसी सब्जेक्ट की होती है उनको अपने को नहीं छोड़ना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती। बस मेन थीम, मेन बातें अपने को पता होना चाहिए। जैसे इसके बारे में अपने को पता चल गया कि फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन 1958 में बनाया गया, अक्टूबर में, ठीक है। तो किसकी इंस्पिरेशन से बनाया गया? तो जनरल डी गोले साहब थे, उनकी इंस्पिरेशन से बनाया गया। ये बनाया गया तो इसमें प्रियम्बल को रखा गया ताकि इसके गोल आइडियल को सेट करा जा सके। इनका कॉन्स्टिट्यूशन है कैसा? रिटन है, 89 आर्टिकल्स है, 17 चैप्टर्स में डिवाइड है। तो ऐसी बातें अंडरलाइन कर करके आपको लिखनी है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। आगे बात करते हैं स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे चेंज हो रहा है, ये बात तो लिखनी है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या, इफ द प्रेसिडेंट रिफ्यूज टू होल्ड रेफरेंडम, यानी कि अगर प्रेसिडेंट मना कर दे कि भाई जनता से वोटिंग नहीं करवानी चाहिए, तो फिर क्या होगा? तो कहते हैं उस बिल को फिर ज्वाइंट सेशन में जाएगा, यानी कि पार्लियामेंट के इनके दोनों हाउस में, नेशनल काउंसिल है इनके एक हाउस का नाम और दूसरे का नाम है सीनेट, इन दोनों की ज्वाइंट मीटिंग करवाई जाएगी और उस मीटिंग में 3/5 वोटिंग से उसको अगर सपोर्ट कर दिया गया तो अमेंडमेंट हो जाएगा। यानी कि ये दो प्रोसेस और दोनों के दोनों प्रोसेस कोई भी अडॉप्ट कर सकती है, दोनों प्रोसेस क्या है, स्ट्रिक्ट है, तो इसमें चेंज करना इतना आसान नहीं है ना। आगे बात करते हैं
कोऑर्डिनेशन ऑफ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम की जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है ना भाई, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म करी है जो कुछ बातें तो इसकी प्रेसिडेंशियली देखने को मिलती हैं और कुछ बातें पार्लियामेंट्री देखने को मिलती है। यानी कि या तो जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करता है, हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ बनती है, यूएसए में प्रेसिडेंशियली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती है। सेम ऐसे ही यहां पे दोनों के गुण पाए जाते हैं, प्रेसिडेंशियली के भी और पार्लियामेंट्री के भी। ठीक है, दोनों की कुछ बातें कहते हैं यहां पे देखने को मिलती है। तो ये बातें यहां की इंपॉर्टेंट है कि जैसे दोनों के कैसे, तो कहते हैं पार्लियामेंट्री तो यहां पे ऐसे कि यहां का जो कैबिनेट बनता है ना वो पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा, कैबिनेट को जवाब इनके पार्लियामेंट को देना होगा और पार्लियामेंट में दोनों हाउस आता है, नेशनल काउंसिल और किसको, सीनेट को, यानी कि इनके प्रति रिस्पॉन्सिबल रहेगा इनका जो कैबिनेट बनेगा, यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर की जो टीम बनेगी। और ये कहते हैं प्रेसिडेंशियली कैसे है, तो प्रेसिडेंशियली ऐसे है कि इनका जो प्रेसिडेंट है ना वो सेम अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरह पावरफुल ज्यादा है। और पावरफुल कैसे वो तो हमने देख ही लिया, इन्फेंट क्राइसिस के अंदर भी देख लिया कि इनके प्रेसिडेंट को पावर ज्यादा दी हुई है और इनके जो मिनिस्टर है ना वो पार्लियामेंट के अंदर वोट नहीं कर सकते। तो ये जो राइट है ये कैसे, ये जो कानून है वो कैसे लग रहे हैं, प्रेसिडेंशियली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। और इनका कैबिनेट है वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, पार्लियामेंट के। वो कैसा गुण लग रहा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। तो यहां पे दोनों के गुणों को मिक्स करके लिया गया है, ये बात इसकी इंपॉर्टेंट बन जाती है, ध्यान रखना। मैं सच बता रहा हूं आपको सभी चीजें समझ में आएगी, सभी के भी किन के कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फीचर है। अगर बच्चों को कहीं दिक्कत होगी ना, आप सभी को जो होती है जितना मैंने देखा वो एक ही होती है कि सर हम ये भूल जाते हैं कि कौन सी कंट्री के अंदर यूनिकैमरियल सिस्टम है, कौन सी के अंदर बाइकैमरियल सिस्टम है, कौन सी के अंदर अगर बाइकैमरियल है तो दो हाउस है कौन कौन से। तो वो आप तभी याद करोगे, वो सिंपल एक पेज पे लिखो, पेज पे लिख लो कि यूएसए के दो हाउस के नाम ये, अपर हाउस ये, लोअर हाउस ये, फ्रांस के दो हाउस ये, ठीक है, स्विट्जरलैंड के ये हाउस है, इंडिया के ये हाउस है। इस तरह से आप लिखोगे ना एक पेज पे, अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है, ये सभी को प्रॉब्लम आती है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है इनके हाउस याद करने में, यहाँ पे सिस्टम कैसा है, यूनिटरी सिस्टम है या फेडरल सिस्टम है, वो सभी को डाउट दिक्कत आएगी। वो सिर्फ एक ही होता है कि आप पढ़ोगे, उसको लिख के देख लोगे एक बार कि भाई इनका यूनिटरी सिस्टम है, इनका फेडरल है, अपने आप याद रहने लग जाएगा। एक बार प्रयास आपको करना, बाकी डरना कुछ नहीं है, चीजें सारी समझ में आएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बस। आगे बात करते हैं। सोवियन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है इनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, सोवियन का मतलब भाई सिंपल सी बात कि जो किसी बाहर की कंट्री के द्वारा रेगुलेट ना हो। कहते हैं इनके सेक्शन 2 के अंदर ये क्लियरली मेंशन करा गया है कि फ्रांस के अंदर क्या होगा भाई, सेकुलर डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा, सोशल रिपब्लिक होगा, सभी सिटीजन को इक्वल राइट मिलेंगे, कोई वहां पे रेस का, कास्ट का, रिलीजन का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, और इनका जो आर्टिकल कहते हैं 89 है वो भी बताता है, क्या बताता है कि इसके प्रिंसिपल को बताता है, गवर्नेंस ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, इनकी बातों को लेकर चलता है। इनका जो सेक्शन 3 है वो क्लियरली कहता है कि यहां का जो नेशनल है वो सोवेरेनिटी रहेगा, बिलोंग्स टू द पीपल। और कहते हैं जो सोवेरेनिटी है देश की वो लोगों में बिलोंग रहेगी, यानी कि लोग ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे, लोग ही रेफरेंडम डाल के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड वगैरह करेंगे, यानी कि सारी पावर कहीं ना कहीं लोगों में रहेगी। सिर्फ कुछ लोगों के द्वारा यहां के कुछ भी नहीं हो सकता, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में चेंज नहीं हो सकता। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होगी, आसान सी बातें हैं। यानी कि कंट्री कैसी है, सोवियन है। सोवियन का मतलब बाहर किसी भी पावर का रूल नहीं है इनके ऊपर, है ना, आसान सी बातें। आगे क्या है, पावरफुल प्रेसिडेंट। ये तो बात अपने को पता चली गया था कि इनका प्रेसिडेंट क्या है, भी पावरफुल है। वो तो इन्फेंट क्राइसिस में भी अपनों ने देखा था कि इनका प्रेसिडेंट क्या है, भी ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, क्या क्या पावर है वो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो कहते हैं ही वाज गिवन सम प्रिविलेजेस, उसको कुछ प्रिविलेजेस दी गई है, विच ही कुड यूज, ही विज्ड, यानी कि जिनका वो उपयोग कर सकता है अपनी इच्छा के अनुसार। जैसे कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, कहते हैं कैबिनेट को, प्राइम मिनिस्टर को, एंड कैन डिसॉल्व द नेशनल असेंबली को, वो डिसॉल्व भी कर सकता है, यानी कि भंग कर सकता है नेशनल जो इनकी असेंबली है, जिसको मैंने शायद ऊपर नेशनल काउंसिल नाम बोल दिया, इनका लोअर हाउस है, नेशनल असेंबली है वो। तो ये जो नेशनल असेंबली है ना, इसको डिसॉल्व करा जा सकता है पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से। किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। ये इनका लोअर हाउस है, जैसे अपना लोअर हाउस लोकसभा है, याद रखना है भी। ठीक है, अगर ऊपर मैंने नेशनल काउंसिल बोल दिया तो सॉरी, नेशनल असेंबली इनका नाम है। द प्रेसिडेंट हैज आल्सो बीन गिवन क्राइसिस पावर बाय आर्टिकल 16 के अंदर उसको स्पेशल पावर भी दी गई है। ठीक है, ये बात तो अपन जान ही चुके हैं। आगे है कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल, कि यहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल भी बनाई गई है। जब इनका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया 1958, वो सिंपल सी बात है, इसका क्या काम होगा कि जो भी लॉ बनाए गए ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, उसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल बनाई गई है। यानी कि सुप्रीम अथॉरिटी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लॉ बन रहे कि नहीं बन रहे, इसको चेक करने के लिए। ठीक है, ये बनाई गई है यहां पे। और इसके जो मेंबर होते हैं उनको 9 ईयर के टेन्योर के लिए चूज करा जाता है, और 1/3 मेंबर है इनके, वो हर 3 साल के बाद चेंज होते हैं। और इनके मेंबर किस किस के द्वारा अपॉइंट करे जाते हैं, तो वो खाली देख लो कि इनके 3 मेंबर प्रेसिडेंट चूज करेगा, 3 मेंबर इनके जो होगा वो नेशनल असेंबली का जो प्रेसिडेंट है वो चूज करेगा, और 3 मेंबर इनके सीनेट से आएंगे। यानी कि
हर जगह से इनके मेंबर आएंगे और 9 ईयर के टेन्योर के लिए चूज करा जाता है और 1/3 मेंबर इनके हर 3 साल के बाद में क्या होते हैं भाई, अब नए अपॉइंट करे जाते हैं। ठीक है, तो ये आई होप ये बातें समझ में आ रही होगी, आसान सी बातें। और आर्टिकल इसका बता रखा है कि पर्टिकुलर जो कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल है ना, इसके रिगार्डिंग आर्टिकल है ना, वो 56 से लेकर लगभग 63 तक आर्टिकल है। तो ये बात अगर आपको याद रही तो लिख दो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आप मेन बातों को लिखो, इतने में आपको नंबर मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं, ये सेकुलर स्टेट है भाई, ये बात तो अपने को पता है। सेकुलर स्टेट का मतलब यहां पर भी अपनी इंडिया की तरह सेम ऐसा ही है कि भाई यहां पर सेकुलरिज्म को अडॉप्ट करा गया, कोई भी एक धर्म यहां का नहीं होगा, सभी धर्म के लिए गवर्नमेंट इक्वली काम करेगी ना। तो यहां पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे ना, सभी को एक जैसा माना जाएगा। और यहां का एक मेन फीचर हो रहा है, यूनिटरी स्टेट है, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट सिस्टम है, लगभग चाइना का भी सेम ऐसा ही है ना। तो यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी, यहां पे जो लोकल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसको पावर नहीं दिया गया है जितना यूएसए में है या जितना क्वासी फेडरल सिस्टम कनाडा और इंडिया में है, वैसा यहां नहीं है। यहां पे यूनिटरी सिस्टम है, यानी रियल पावर होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास यहां पे वो पावर नहीं रहेगी। तो इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम या यूनिटरी सिस्टम। आगे क्या है, यहां पे फंडामेंटल राइट भी दिए गए हैं सिटीजन को। फंडामेंटल राइट यहां के कहते हैं 1789 के अंदर एक्सेप्ट करे गए हैं। यहां पे डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट हुआ 1789 में, जिससे डिक्लेयर करा गया कि ह्यूमन राइट दिए जाएंगे। और इवन तब से यहां पे डिक्लेयर कर दिया गया कि वोमेन को भी इक्वल राइट दिए जाएंगे, जो बंदों को राइट है, यानी कि मेन के इक्वल वोमेन को राइट दिया जाएगा। और सेम इनका भी सिस्टम कैसा, बाइकैमरियल सिस्टम है, जैसे यूएसए का है, जैसे इंडिया का है ना, जैसे अदर भी कई कंट्रीज का बाइकैमरियल, यानी कि जहां पे 2 हाउस है। सेम फ्रांस के भी 2 हाउस है, एक लोअर हाउस एक अपर हाउस। ठीक है, लोअर हाउस को इनका अभी नाम पड़ा नेशनल काउंसिल या नेशनल असेंबली बोल सकते हैं अपने, और अपर हाउस के इसका नाम है सीनेट। ठीक है, तो नेशनल असेंबली, नेशनल काउंसिल कोई भी लिख सकते हो। वैसे आप प्रेफर करो कि नेशनल असेंबली नाम अगर आप पढ़ रहे हो और आपकी पर्टिकुलर बुक में नेशनल असेंबली नाम दिया तो आप असेंबली लिख दो, वैसे कोई फर्क नहीं है, लेकिन नेशनल असेंबली या काउंसिल कुछ भी लिख सकते हो। आप प्रेफर करो नेशनल असेंबली नाम लिखो। तो नेशनल असेंबली इसका कौन सा हाउस है भाई, लोअर हाउस है। अपर हाउस कौन सा है, सीनेट है। ये इनके 2 हाउस है। तो यहां पर बाइकैमरियल सिस्टम भी चलता है, कैसे, जैसे कई कंट्रीज में चलता है। तो आई होप इनके फीचर्स को आपको समझ में आया होगा। इनके फीचर्स क्या है, ठीक है, इनका कॉन्स्टिट्यूशन कब लिखा गया, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादा पावर किसको दी गई है, प्रेसिडेंट को दी गई है। ठीक है, तो ये सारी बातें आई होप आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई आपको मेरे से गलती या त्रुटि रही हो तो दिल से क्षमा चाहता हूं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।